हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका पाठशाला ऋषिकेश के यूट्यूब चैनल पर। तो हम करने जा रहे हैं जो हमारा प्रैक्टिस सेट होता है, हर सैटरडे को वो प्रैक्टिस सेट मिलता है। उसमें 100 क्वेश्चन होते हैं आने वाले उत्तराखंड के एग्जाम के लिए, यूके ट्रिपल एससी के लिए, यूके पीएससी के लिए। ऐसे 40 सवाल उत्तराखंड के जो आपके एग्जाम में आने के सबसे ज्यादा चांसेस हैं, और ऐसे ही 40 और सवाल होते हैं जो रीजनिंग के हों, जो जीएस के हों, जिसमें खास करके ऐसा जीएस रखा गया है कि वो पटवारी से लेकर कांस्टेबल और आने वाले यूके पीएससी के एग्जाम में भी उससे क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे। उत्तराखंड वाले सर आज नहीं है, होली की वजह से छुट्टी पे है, तो उनके सब्जेक्ट यानी कि मैं हिंदी और उत्तराखंड की जो आंसर की है वो बहुत जल्दी आपको करा दूंगा। उसमें बहुत ज्यादा एक्सप्लेनेशन नहीं रहेगी, लेकिन जो क्वेश्चन नंबर 61 और 100 तक है उसकी पूरी एक्सप्लेनेशन आपको मिलेगी। तो वीडियो को शुरू करते हैं। आप क्या करें, चैनल को कर लें सब्सक्राइब, है ना। पाठशाला कोचिंग इंस्टीट्यूट और उसके ऑफलाइन बैचेस भी चल रहे हैं, तो आप एनरोल कर सकते हैं हमारे वनडे एग्जाम सभी के लिए और उत्तराखंड पुलिस और पटवारी एग्जाम के रिसेंट और न्यू बैचेस के लिए। तो पहले आपको क्वेश्चन पढ़ना है, खुद आंसर कर लेना है। आज उत्तराखंड वाले सर नहीं है, लेकिन आपको जीएस की पूरी एक्सप्लेनेशन मिलेगी। तो चलिए शुरू करते हैं, है ना। पहला क्वेश्चन है, हिंदी की कितनी उपभाषाएं हैं? इसका आंसर हो जाएगा सी। हिंदी की कितनी उपभाषाएं पूछी हैं? आंसर है 5। तो आपको ये याद करना है, एकदम रट्टा मार लीजिए। राम वृक्ष बेनीपुरी ने किस पत्रिका का संपादन किया? इस तरह के सवाल लेटेस्ट यूके ट्रिपल एससी के एग्जाम में बार बार पूछे गए हैं। राम वृक्ष बेनीपुरी जो थे, इन्होंने किस पत्रिका का संपादन किया था? लोकवाणी, दूनवाणी, जनवाणी और जगवाणी। तो आंसर है जनवाणी का। अगर आपको ऐसा लगता है कि आप किसी क्वेश्चन को जानते हैं और यहां पर गलत बताया गया है, तो आप उसे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं, उसे सुधार कर लिया जाएगा। सर होली की छुट्टी में है, जिस वजह से इसका एक्सप्लेनेशन आपको नहीं मिल पा रहा है। आगे देखिए, अर्धशासकीय पत्र की विषय वस्तु के बाद अंत में दाईं ओर लिखा जाता है। दाईं ओर क्या लिखा जाता है? किस बारे में बात हो रही है? अर्धशासकीय पत्र के बारे में ये बात हो रही है। ठीक है, ध्यान से आप 4 ऑप्शन पढ़ेंगे और इसका आंसर हो जाएगा भवनिष्ठ। ठीक है, इसका आंसर हो जाएगा भवनिष्ठ। आगे देखिए, निम्नलिखित में से हिंदी की कंठ्य ध्वनि है पूछा गया है। क्वेश्चन नंबर 4 है ये, इसका आंसर हो जाएगा हा डी। ठीक है, हिंदी वाले सर ने इसको बिल्कुल अच्छे से एक्सप्लेन किया हुआ है जब उन्होंने वर्णमाला पढ़ाई है, तो आप वहां पर जाकर के वो देख सकते हैं। निम्नलिखित जोड़ों में से उत्तम पुरुष वाले जोड़े को पहचानिए। उत्तम पुरुष वाले जोड़े को आपको पहचानना है। क्वेश्चन नंबर 5 है, जिसका आंसर हो जाएगा बी। ठीक है, ये आपको ध्यान देना है। आगे चलते हैं, काला घोड़ा तेज दौड़ता है में क्रिया विशेषण है। क्रिया विशेषण आपको बताना है क्वेश्चन नंबर 6 में। आंसर इसका हो जाएगा बी, क्रिया विशेषण है तेज। ठीक है, क्रिया विशेषण है तेज। आंसर नंबर 6 है, क्वेश्चन नंबर 6 है, इसका आंसर है बी। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ। और राम सीता से सुंदर है, इस वाक्य में कौन सा कारक है? राम सीता से सुंदर है। तो क्वेश्चन नंबर 7 है, 4 ऑप्शन आपको मिलेगा और आपको पता चल जाएगा कि क्वेश्चन नंबर 7 का आंसर है अपादान, डी इसका आंसर हो जाएगा। आगे चलते हैं, दर्शन का तत्भव है। दर्शन का तत्भव क्या है? 8 है, तो आप देखेंगे तत्भव तत्सम शब्दों से। यहां पर 4 ऑप्शन है, आंसर हो जाएगा ए, दर्शन इसका तत्भव है। आगे चलिए, क्वेश्चन नंबर 9 को जानिए। आपको क्वेश्चन पढ़ना है और कोशिश करनी है आप जल्दी से उसका आंसर बता पाएं, रिकॉल कर पाएं। या प्रैक्टिस सेट आपको उत्तराखंड के एग्जाम्स के लिए एक बूस्ट अप देगा, और यूके पीएससी का जो भी एग्जाम है जिसमें आप 20 क्वेश्चन के बाद जब जाएंगे तो जीएस और उत्तराखंड के ऐसे क्वेश्चन मिलेंगे जो कहीं ना कहीं आपको पेपर में देखने को मिलेंगे ही मिलेंगे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 9 है, आंसर हो जाएगा अविकारी शब्द क्या होते हैं? तो अविकारी शब्द सर्वनाम होते हैं, ऐसा इसका आंसर है, ध्यान देना है। आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 कह रहा है, भूतकाल के कितने भेद होते हैं? तो वर्तमान है, भूतकाल है, भविष्यकाल है। यहां पर क्वेश्चन है भूतकाल के कितने भेद होते हैं? तो 10 का है सी, भूतकाल की बात है तो भैया 6 इसके भेद होते हैं। चलिए, इनमें से पुल्लिंग शब्द कौन सा शब्द पुल्लिंग है? इनमें से कौन सा शब्द, इनमें से पुल्लिंग शब्द कौन सा शब्द पुल्लिंग है? क्वेश्चन कुछ इस तरीके से रहा होगा, आप देख लीजिएगा एक बार। क्वेश्चन नंबर 11 है ये, इसका आंसर हो जाएगा बुढ़ापा। तो देखिएगा कि अगर ये क्वेश्चन बिल्कुल सही है तो इसका आंसर यही होने वाला है। आगे चलते हैं और हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 12 क्या कह रहा है। निम्न में से शुद्ध वर्तनी वाला शब्द है। शुद्ध वर्तनी वाला शब्द मतलब वर्तनी पहचाननी है कि किसकी वर्तनी शुद्ध है। आपको पढ़ के ही लग रहा होगा कि कलेश की ही बात है, कलेश 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 का यहां पर जिक्र है। तो देखिएगा आंसर क्या हो जाएगा, क्वेश्चन नंबर है 12 और इसका आंसर हो जाएगा बी। ठीक है, कलेश ऐसे लिखा जाता है। चलिए,
उम्मीद करते हैं आपको यहां तक समझ आ रहा होगा और आपके खूब क्वेश्चन इस बार सही हो रहे होंगे। निम्न में से कौन सा भंवरे का पर्यायवाची नहीं है? भंवरे का पर्यायवाची नहीं है। षटपद, चंचरिक, पयोधी, शिलीमुख। तो आंसर बताना है। क्वेश्चन नंबर 13 है, पयोधी नहीं है, बाकी सभी जो होंगे वो भंवरे के पर्यायवाची हो जाएंगे। तो षटपद, चंचरिक और शिलीमुख याद कर लीजिए। भंवरा है, फूलों पे मंडराता है। षटपद, चंचरिक और शिलीमुख। आगे चलते हैं और समझते हैं। पाश्चात्य का विलोम शब्द है। पाश्चात्य, वेस्टर्न आपने बोलता हुआ सुना होगा लोगों को, आजकल वेस्टर्न फैशन बहुत ज्यादा चलन में है, ऐसा कहा जाता है। तो 14 का जो क्वेश्चन है वो देख लीजिए, है ना। इसको कहा गया है पौर्वर्त्य, तो आप इसका आंसर विलोम शब्द है, विलोम बताना है, ठीक है। तो विलोम बताया गया है यहाँ पर, ये इसका आंसर है बी। आगे चलते हैं, 15 को समझते हैं। 15 क्या हो जाएगा, इसको देखिएगा, इसको समझने की कोशिश कीजिएगा। वह घर पहुंच गया, पहुंच गया में कौन सी क्रिया है? पहुंच गया में कौन सी क्रिया है ये बताना है। आंसर हो जाएगा यह एक संयुक्त क्रिया है, डी इसका आंसर है। आगे चलते हैं और चीजों को समझते हैं। सब्ज बाग दिखकर निषिद्ध ने कपिल से 1000 रुपए ठग लिए, ठीक है। वाक्य में प्रयुक्त मुहावरे का अर्थ है। अब ये वाला जो मुहावरा है इसका अर्थ आपको बताना है, ये लिखा गया क्वेश्चन है 16। इसका आंसर हो जाएगा झूठा, झूठा आश्वासन दे करके, ठीक है। सब्ज बाग दिखाकर होना था, तो आप देख लीजिएगा। आगे है, वह भाई जो अन्य माता से उत्पन्न हुआ हो कहलाता है। वह भाई जो अन्य माता से उत्पन्न हुआ हो, है ना, ब्रदर फ्रॉम अनदर मदर, ऐसा कहा जाता है। तो 17 का आंसर हो जाएगा सी, अन्योदर, ठीक है। इसको आपको याद एकदम रट्टा मार लो और ध्यान रखो, वन वर्ड से ये क्वेश्चन है। निम्न में से कौन सा अर्थ अलंकार है? अर्थ वाला अलंकार कौन सा है? तो हर कोई जानता है जो रूपक है, 18 का बी, वो एक अर्थ अलंकार है, ऐसा इसका आंसर कह रहा है। आगे चलिए, अपभ्रंश का वाल्मीकि किसे कहा जाता है? अपभ्रंश का वाल्मीकि, इस तरह की जो बातें होती है, जो टाइटल होते हैं, बहुत बार एग्जाम में पूछे जाते हैं। 19 का आंसर है स्वयंभू भाई साहब जो हैं, इनको क्या कहा जाता है? अपभ्रंश का वाल्मीकि कहा जाता है। निम्नलिखित में से कौन सा कवि अष्टछाप का नहीं है? कौन सा कवि अष्टछाप का नहीं है? 20 की बात है, आंसर हो जाएगा सी। क्या आंसर हो जाएगा? सी आंसर हो जाएगा। काशीपुर की स्थापना किसने की थी? काशीपुर के बारे में सवाल, अब उत्तराखंड स्टार्ट हो गया है, एकदम से आपको क्वेश्चन करना है फटाफट से। तो क्वेश्चन नंबर 21 है, आंसर हो जाएगा सी, काशीनाथ ने की थी। देखो ऑप्शन भी इसी तरीके से लिखे हैं, काशीराम, काशी सिंह, काशीनाथ। तो काशी है, पूर्व पूछा, नाथ लगा दो और आंसर हो जाएगा सही। और साथ साथ याद भी कर लो, किस चंद शासक को धाई माता की बीमारी थी? धाई माता की बीमारी, उत्तराखंड में ऐसे कई सारी चीजें हैं जिनका कोई अर्थ हो या अर्थ ना हो, लेकिन एग्जामिनर क्वेश्चन तो पूछता ही है। 22 का आंसर हो जाएगा उद्धोत चंद को। चंद वंश की ये बात है और चंद वंश के एक व्यक्ति थे, नाम ही देख लो, उद्धोत इनका नाम है। तो जैसा नाम, इनको बीमारी भी कुछ ऐसी थी, धाई माता। चलो, बालचंद कुंड स्थित है, कौन सा कुंड है? तो कुंडों के लिए जाना जाता है बालचंद, ठीक है। बालचंद कुंड कहां पर है? क्वेश्चन नंबर 23 है, आंसर हो जाएगा बाल मिठाई। तो देखो, बाल पिथौरागढ़ की बात है, तो पिथौरागढ़ जो है भैया 23, ठीक है। आंसर ये हो जाएगा इसका, ध्यान देना, बालचंद कुंड की बात हो रही है। किस बुग्याल से हिमालय के भव्य दर्शन होते हैं? बुग्याल घास के मैदान को कहा जाता है, हिमालय के भव्य दर्शन करवा दे, ऐसा बुग्याल कौन सा है? तो 24 का ए आंसर हो जाएगा, जिसे आप कहते हैं बगजी बुग्याल। तो याद रखो, बगजी भैया क्या करवा देंगे आपको? हिमालय के भव्य दर्शन करा देंगे। आगे चलो, राज्य में सर्वाधिक व सबसे कम ऊसर भूमि क्षेत्रफल वाले जनपद हैं। ऊसर भूमि वाले क्षेत्रफल कौन से हैं ये बताया गया है। तो देखो याद रखो, जो ये है चमोली, यानी कि जो आंसर है 25 का वो हो जाएगा सी। चमोली और नैनीताल को कहा गया है ऊसर भूमि वाले क्षेत्रफल। ऊसर भूमि, तो ये याद ही करना है, सर्वाधिक और सबसे कम। तो सर्वाधिक चमोली है और सबसे कम है नैनीताल। तो चमोली को याद कर लीजिए और नैनीताल को याद कर लीजिए, बात यहां पर ऊसर भूमि की। आगे चलते हैं और क्वेश्चन को आसानी से याद करते हुए चलते हैं। अति हिमीकृत वीर्य उत्पादन केंद्र किस जनपद में स्थित है? अति हिमीकृत मतलब जहां पर फ्रीज्ड किया जाता है वीर्य को, ये उसकी बात है। तो आंसर हो जाएगा देहरादून।
प्यारा सा नाम है, इसको याद कर लेंगे आप देहरादून वाले हैं, यही आपको याद करना है। हर की दून व जखोल, हर की दून व जखोल उत्तरकाशी का विकास किस थीम पर किया जा रहा है, किस थीम पर किया जा रहा है ये आपको बताना है। क्वेश्चन नंबर 27 है। तो ध्यान रखिए, 4 ऑप्शन पढ़िए और 4 ऑप्शन में से बेस्ट ऑप्शन चुन लीजिए, पर्यटन व ट्रैकिंग थीम। आगे चलते हैं। कुमाऊं क्षेत्र में ठुलखेल गीत, ठुलखेल जो गीत है वो गाया जाता है, कौन से क्षेत्र में गाया जाता है? सबसे पहले देखो, कुमाऊं क्षेत्र में ठुलखेल गीत गाया जाता है। कब गाया जाता है? 4 ऑप्शन आपके सामने हैं। आंसर हो जाएगा भाद्र माह में गाया जाता है। तो भाद्र माह में ठुल खेल खेला गीत गाया जाएगा। कहां गाया जाएगा? तो कुमाऊं क्षेत्र में। आगे चलते हैं, अगले क्वेश्चन को समझते हैं। कहा जाख मेला लगता है, कौन सा मेला? जाख मेला लगता है। 29 का ये क्वेश्चन है। आंसर हो जाएगा उत्तर काशी में। क्या हो जाएगा? उत्तर काशी इसका आंसर हो जाएगा। जाख मेला है ये। कौन सा मेला है? जाख मेला। आगे आते हैं। मंडवे के आटे से बना हलवा कहलाता है। तो प्यारे बच्चों, आप सभी जानते होंगे सर्दी के समय में या बहुत ही पौष्टिक इससे रोटी बनती है, मंडवे के आटे से, और इसका हलवा अगर बनाया जाए तो उसे क्या कहते हैं? तो इसको कहते हैं बाड़ी। ऐसा हमें यह आंसर बता रहा है। तो मंडवे का आटे से बने हलवे को आप खाएंगे, और जरूर खाएंगे। जब आपका सिलेक्शन हो जाएगा हमारी वीडियो देखने के बाद, तो आप याद करेंगे कि ये बाड़ी इसको कहा जाता है। आगे चलते हैं। सर्वाधिक व सबसे कम लिंग अनुपात वाले जिले। प्यारे बच्चों, लिंग अनुपात से लगातार क्वेश्चन आते हैं। भारत का जो लिंग अनुपात है, भारत का जो लिंग अनुपात है वो 943, कुछ जगहों पे 940 भी मिलता है, उसको दिल पे ना लो। यूके का मतलब उत्तराखंड है, यहां पर 963 है। तो आपको बिल्कुल अच्छा लगेगा जान करके। सर्वाधिक और सबसे कम पूछा है, तो सबसे ज्यादा कहां पर है? तो ऐसा कहा जाता है कि क्वेश्चन नंबर 31 है, जिसका आंसर हो जाएगा सर्वाधिक लिंग अनुपात है अल्मोड़ा में। कहां पर है? अल्मोड़ा में। और जो हमारा मैदानी क्षेत्र है और यहां पर कुंभ मेला लगता है, वहां पर लड़कियों का लिंग अनुपात कम है। तो आप याद कर लेंगे। आगे चलते हैं, चीजों को समझते हैं। लक्सर जंक्शन से हरिद्वार को कब जोड़ा गया? तो देखो, रेलवे की बात है तो उत्तराखंड में बन रहा है कर्णप्रयाग रेलवे। तो बस आपको ध्यान रखना है, लक्सर से भी सवाल अब पूछा जा सकता है। इंपॉर्टेंट सवाल कर लो इसको। और ईयर देखो, 1896, कितना प्यारा ईयर है ये। 1896 इसका आंसर है। 1896, 32 का लक्सर से हरिद्वार को जोड़ा गया 1896 में। राज्य में महिला उद्यमी विशेष प्रोत्साहन योजना किस वर्ष शुरू की गई? तो एग्जाम में इस तरह की योजनाएं, उद्यमी योजना की बात है, महिलाओं से रिलेटेड क्वेश्चन है, तो याद कर लेना है। 15 अगस्त, तो 15 अगस्त तो रहेगा। महिलाओं को भी स्वतंत्रता का अधिकार है, और महिला है तो महिलाओं को महिला की तरह, यानी कि 15 को 15 से याद कर लो। 15 अगस्त 2015 में महिला उद्यमी एंटरप्रेन्योर है ना, इसके लिए एक योजना लॉन्च की गई। अगला क्वेश्चन है, राज्य का पहला महिला इंजीनियरिंग कॉलेज। पहला महिला, तो महिलाओं की बात 15 अगस्त 2015 में। अब इंजीनियरिंग की बात है। आप क्वेश्चन नंबर 34 है, महिला इंजीनियरिंग कॉलेज। तो ऐसा सामान्य शब्दों में कहा जाता है कि जो देहरादून है वो हमारे एजुकेशन का हब है, तो यहीं क्या खुल रहा है? महिला इंजीनियरिंग कॉलेज खुल रहा है। चलिए आगे चलते हैं और क्वेश्चन को समझते हैं। ठीक है, इसके पीछे एक बार क्वेश्चन देख लेते हैं फटाफट से, कोई छूट ना गया हो कहीं, है ना। 34 हो गया, 35 को हम देखेंगे। निम्न में से कौन गीता का गढ़वाली अनुवादक नहीं है? गीता का गढ़वाली अनुवादक नहीं है, ये सवाल है। क्वेश्चन नंबर 35 है। आंसर हो जाएगा देवकी नंदन जी। देखो, नाम में ही देवी आ रहा है, तो ये भाई साहब तो नहीं है। कौन कौन है? उमा दत्त नैथानी है, नंद किशोर ढोंडियाल है, और आदित्य राम है। यह आपको ध्यान देना है। आगे चलते हैं और समझते हैं, निम्न में से किस पत्रिका का स्थान सही सुमेलित नहीं है? पत्रिकाएं हैं और उनका स्थान निकलने के लिए जहां से वो लॉन्च की गई थी, है ना, पब्लिश की गई थी, वहां से मिलाना है। क्वेश्चन नंबर 36 है। 36 का आंसर देखा जाए तो आंसर कहता है कि ए भैया सही से मैच नहीं है। तो कौन से मैच हैं? ये सारे मैच हैं। तो राष्ट्रीय ज्वाला, ज्वाला देवी तो पौड़ी में है, बिल्कुल सही। धाद, धाद भैया कहां रहते हैं? तो देहरादून में रहते हैं, बिल्कुल सही। आज का पहाड़, आज का पहाड़ है पिथौरागढ़ में, ऐसे ही पढ़ो। आज का पहाड़ कहां? पिथौरागढ़ में। दाद भैया कहां रहते हैं? देहरादून में रहते हैं। और ज्वाला देवी कहां है?
पौड़ी में है। राष्ट्रीय ज्वाला जो पत्रिका थी वो निकलती थी पौड़ी से। राष्ट्रीय पादप एवं जैविकी अनुसंधान ब्यूरो किस जनपद में स्थित है? कौन सा है? ध्यान से पढ़ो, राष्ट्रीय पादप एवं जैविकी अनुसंधान, ये क्वेश्चन है भैया। ठीक है, कहां स्थान है? 37 का क्वेश्चन है और नैनीताल में। तो नैनीताल में क्या है? पादप एवं जैविकी अनुसंधान ब्यूरो है। आगे चलते हैं, मेडिसिन मैन के नाम से जाना जाता है। तो देखो भैया, ये मेडिसिन मैन, आपसे इस तरह के सवाल कई बार पूछे जाते हैं, आपको ध्यान देना है। क्वेश्चन नंबर 38 है और बड़ा आसान नाम है। एम से मेडिसिन है, एम से मनीष पंत है। क्या है? एम से मनीष पंत है। क्वेश्चन नंबर 38 आंसर बी बताया जा रहा है इसका, तो ध्यान दीजिएगा। आगे चलिए, प्रीतम भरतवाण को किस वर्ष पद्मश्री से नवाजा गया? किसको? प्रीतम भरतवाण, ये नाम आपने सुना होगा। क्या पूछा गया है? पद्मश्री पूछा गया है, तो प्रीतम जी हैं, पद्मश्री मिला है। 39 में आ जाओ और ये हो जाएगा 2019 में, मतलब लेटेस्ट खबर की बात है। तो प्रीतम भरतवाण जी का नाम आप याद कर लेंगे। आगे चलते हैं और चीजों को फिर से समझते हैं। बोला कस्तूरा कमल का वैज्ञानिक नाम है ना? कस्तूरा कमल का वैज्ञानिक नाम है। ये थोड़ा सा अजीब सा क्वेश्चन लग रहा है, लेकिन ठीक है, मान लेते हैं कि क्या नाम है। तो कस्तूरा कमल का वैज्ञानिक नाम है। 40 की तरफ चलते हैं। सोसूरिया ग्रासोफिफेरा, क्या नाम है? सोसूरिया ग्रासोफिफेरा। तो जैसे ही आपको ये नाम जानने को मिले, तो कस्तूरा कमल का नाम सोसूरिया ग्रासोफिफेरा हो जाएगा। आगे चलते हैं, चीजों को समझते हैं प्यार मोहब्बत के साथ। और ये है 41 क्वेश्चन, निम्न में से किस पर्वत चोटी की ऊंचाई गलत है? किस पर्वत चोटी की ऊंचाई गलत है? बद्रीनाथ, केदारनाथ, गंगोत्री, यमुनोत्री। तो देखो भैया, रट्टा मार लो, क्योंकि अगर ये क्वेश्चन आते हैं तो इनको तभी आप कर पाओगे जब आपको एज इट इज नंबर याद हो। क्वेश्चन नंबर 41 है, आंसर हो जाएगा सी, जिसे कहते हैं कि गंगोत्री की गलत है साहब, बाकी लोगों की सही है। तो देखो केदारनाथ है, तो बस केदारनाथ से याद रखो 6968। केदारनाथ का क्या नंबर है? कोई पूछे तो बोल देना 6968 है। वो बोले ये कैसा नंबर है, तो बोल देना कि तुम तो विद्यार्थी हो और तुम्हें नौकरी निकालनी है सरकारी, तो तुम इसी नंबर को याद रखोगे। बद्री बाबा की बात है, तो बद्री बाबा का जो नंबर है वो है 7140। क्या नंबर है? 7140। तुम्हें ऐसे कई सारे दोस्तों यारों के नंबर याद होते होंगे, बाबा जी का भी कर लो, याद रहेगा। यमुनोत्री की बात आए तो यमुनोत्री जी क्या है? बिल्कुल एकदम स्क्वायर है। कौन है? यमुनोत्री जी स्क्वायर। किसका स्क्वायर है? तो आप कहोगे 8 का स्क्वायर है। 6400 लगा दो सीधा सीधा, 6400, 64 याद रखो, 64, ठीक है, 100 मत, 6400, तो आपको ये याद हो जाएगा। आगे चलते हैं और चीजों को और अच्छे से समझते हैं। बोला शैल्यगंगटी किसकी सहायक नदी है? क्या है? 42 का है। शैल्यगंगटी किसकी सहायक नदी है? क्वेश्चन नंबर 42 है और 42 का आंसर हो जाएगा डी, पूर्वी धौली गंगा की। पूर्वी धौली गंगा की नदी सिस्टम से, रिवर सिस्टम से क्वेश्चन है। प्यारे बच्चों, आप जो भी बुक पढ़ रहे हो, परीक्षा वाणी को इतने अच्छे से पढ़ो कि आपको सारी चीजें याद हो जाएं। अफवाहों पे ध्यान मत दो और प्रैक्टिस करो 10 जगह से। प्रैक्टिस बढ़ा दो अपनी किसी भी एग्जाम के लिए। निम्न में से कौन पौधा एनीमिया रोग का नाशक है? किस रोग का भैया? एनीमिया। एनीमिया मतलब रक्त की कमी हो जाती है। तो 43 पे आएंगे और बताया कि कंडाली समझ लो, बदला लेने के लिए भी कंडाली का प्रयोग किया जाता है। खून की बात है भैया, तो कौन बढ़ा देगा? कंडाली बढ़ा देंगी। आगे चलते हैं और चीजों को समझते हैं। राज्य में किसान रत्न सम्मान योजना कब शुरू करी गई? तो किसानों का इतना बड़ा आंदोलन, और उसके बाद तुम ये ध्यान रखोगे कि किसान रत्न सम्मान कब शुरू की गई थी। ईयर देखोगे तो बिल्कुल पुराने ईयर हैं। तो अब तुम्हें किसान रत्न भी याद करना है। क्वेश्चन नंबर 44 है, 2010 में ऐसा किया गया। कब किया गया? 2010 में किसानों को 10 on 10 देने के लिए किया गया। आगे चलते हैं। राज्य में जिरेनियम की खेती करी जाती है। जिरेनियम का मुख्य उत्पाद क्या है? क्या बनता है जिरेनियम से? ऐसा सवाल पूछा गया है। आंसर हो जाएगा सुगंधित तेल। तो जिरेनियम बाबा से बनाया जाता है सुगंधित तेल। आगे चलते हैं। शुभ कार्यों में बुरी आत्माओं से रक्षा के लिए कौन सा चित्र बनाया जाता है? समझो, शुभ कार्य करने जा रहे हैं, बुरी आत्माओं से रक्षा करोगे। किससे रक्षा करोगे? 46 क्वेश्चन कह रहा है कि डी जो आंसर हो जाएगा, सियो नाम का ये चित्र बनाया जाएगा। और सियो से
जो स्त्री है वो कल आएगी, आज नहीं आएगी, ऐसा कहा गया है। गढ़वाली फिल्म घर जमें कौन सी फिल्म है? गढ़वाली फिल्म है, नाम है घर जमें। फिल्म लगातार कितने सप्ताह तक दिल्ली के सिनेमा घरों में चली थी? 25, 27, 29, 31। ये इसके ऑप्शन है। क्वेश्चन नंबर 47 है ये, और 47 का आंसर है 29, है ना। कितना प्यारा ये नंबर है, 29 नंबर है। तो आपको ये ध्यान रखना है, ऐसे सवाल कभी कभी पूछे जाते हैं। चेती, नोबी, मोरो आदि किनके त्योहार हैं? बोक्सा के, राजी के, थारू के या जौनसारी के? क्या है चेती, नोबी, मोरो? सबसे पहले अगर तुम्हें ये याद ना हो डायरेक्ट तो सीधा याद करो, चेती कहां होता होगा, नोबी कहां होता होगा, मोरो कहां होता होगा, उस हिसाब से भी तुक्का खेला जा सकता है। तो आपको जैसे ही मिले तो आप कहिएगा कि बोक्सा ट्राइब इसका आंसर है, ऐसा लिखा गया है। आगे चलते हैं और चीजों को समझते हैं। पंचक्की को कब लघु उद्योग का दर्जा दिया गया? किसको भाई? पंचक्की को, ये याद रखो, पंचक्की को। क्वेश्चन नंबर 49 है, 49 का आंसर है 2001। तो आपको ये बात याद रखनी है। कुछ बातें हों जो आपको याद रखें। अगर हम महिलाओं की बात करें, अगर हम महिला से संबंधित की महिला उद्यमी कहां पर है, तो आपको 15 अगस्त याद करना है दोबारा से, और 2015 याद रखना है। अगर मैं किसान रत्न की बात करूं कि किसान रत्न, तो आपको 2010 का ईयर याद रखना है। और पंचक्की की बात है तो पंचक्की भैया 1 नंबर पे है, 2001, ये याद आपको करना है। गढ़वाली भाषा में लिखित साहित्य का आरंभ कब से माना जाता है? गढ़वाली भाषा में लिखित साहित्य का आरंभ कब हुआ? गढ़वाली भाषा में लिखा गया, ठीक है। गढ़वाली भाषा, गढ़वाली बोली है लेकिन भाषा में लिखा गया, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 50 है, आंसर हो जाएगा 1750। तो क्वेश्चन नंबर 50, आंसर नंबर 1750, गढ़वाली भाषा में लिखित साहित्य का आरंभ कब से माना गया है? 1750 से माना गया है। आगे चलते हैं। राज्य शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद स्थित है। राज्य शैक्षिक अनुसंधान, ठीक है। 51 क्वेश्चन है ये, तो जिन्हें भी नरेंद्र नगर याद होगा वो टीरी कर देंगे और उनका आंसर हो जाएगा बिल्कुल सही। 1996 में किसे भारतीय दलित साहित्य अकादमी द्वारा डॉक्टर अंबेडकर अवार्ड से सम्मानित किया गया था? दलित साहित्य अकादमी ने 1996 में अंबेडकर अवार्ड से सम्मानित किया, किसे किया? 52 ये क्वेश्चन है। परिपूर्णानंद, परिपूर्णानंद पैनोली, परिपूर्ण है ये, और इसीलिए मिल गया इनको क्या? अंबेडकर का अवार्ड मिल गया। आगे चलते हैं, आगे चलते हैं। रानीखेत छावनी की स्थापना कब की गई थी? तो छावनी की ये बात है, रानीखेत छावनी, छावनी परिषदें बनाई जाती हैं। 53 क्वेश्चन है, तो आंसर हो जाएगा रानीखेत छावनी 1871 में। कब हो जाएगा? 1871, रानीखेत छावनी। क्वेश्चन नंबर 53। आगे चलो और क्वेश्चन पढ़ो और आंसर करो। चंपावत के खेती खान से ताम्रपत्र से किस चंद शासक का उल्लेख मिलता है? चंपावत के खेती खान से ताम्रपत्र मिला, इसका चंद शासक का उल्लेख, किस चंद शासक का उल्लेख है? तो चंद की हमने बात की थी। धादोमारी एक बीमारी हुई थी, उधो चंद उसका नाम था, इस तरह से बोला गया है, याद रखना है आपको। 54 हम क्वेश्चन कर रहे हैं, आंसर हो जाएगा ए। क्या हो जाएगा? ए। रतन चंद को, भैया रतन नाम था इसीलिए खेती खान, खेती खान से मिला रतन, खेती खान से मिला रतन, और ताम्रपत्र में उसका नाम था रतन चंद। आगे चलते हैं। हाल ही में उत्तराखंड के किस स्थल से सिंधु घाटी सभ्यता काल से जुड़ी प्रतिमा मिली है? सिंधु घाटी काल, मोहनजोदड़ो याद रखो, हड़प्पा याद रखो। क्वेश्चन नंबर 55 है, आंसर हो जाएगा ए। यमुना घाटी से देखने को मिली है। कहां से मिली है? 4 नदियों में से यमुना घाटी से। रवाई क्षेत्र को टिहरी रियासत में कब मिलाया गया था? किसको? रवाई क्षेत्र को। रवाई आंदोलन से भी याद करो। 56 ये क्वेश्चन है, 56 का आंसर है 1824 में टिहरी रियासत में मिलाया गया था। अगली तरफ चलते हैं। हिमशैल वाटरफॉल स्थित है 57 का हो जाएगा सी। कहां है? ऋषिकेश में। हिमशैल, हिमशैल क्या? हिमशैल वाटरफॉल पूछा है भैया, और आंसर इसका बताया जा रहा है ऋषिकेश। तो आप देख लेना कि इसका आंसर ऋषिकेश ही हो। 57 का सी। 58 क्वेश्चन पे आते हैं। 58 पे आते हैं। संजय झील स्थित है। संजय झील कहां स्थित है? डेली अगर आप न्यूज़पेपर उठा करके देखोगे तो इस झील के विषय में खूब जिक्र चल रहा है। इसके जीर्णोद्धार की बात, इसके पुनर्निर्माण की बात लगातार खबरों में है। संजय झील है ऋषिकेश में। आगे चलते हैं, चीजों को समझते हैं फिर से। भारत के पहले मेथोडिस्ट चर्च की स्थापना नैनीताल में कब करी गई? 59 क्वेश्चन है। 59 का आंसर है 1858। क्रांति के ठीक 1 साल बाद मेथोडिस्ट चर्च, ठीक है, क्रांति हो गई थी, फिर सब लोग शांत थे। 1858 में भारत के पहले मेथोडिस्ट चर्च की स्थापना कहां हुई? तो नैनीताल में हुई, यह भी याद रखना है।
आगे चलो और चीजों को समझो। जागेश्वर मंदिर की शैली, जागेश्वर मंदिर की शैली क्या शैली है? तो यही क्वेश्चन है ना। तो आपको कोशिश करनी है कि आप ये बताएं, और बहुत ही आसान क्वेश्चन भी ये हो जाएगा, आपको ये ध्यान देना है। क्या क्वेश्चन है? जागेश्वर मंदिर की शैली। जागेश्वर मंदिर की जो शैली है, आप समझना, क्या वो कत्यूरी शैली है, या वो केदारनाथ है, उत्तराखंड है, नागर है, तो वो है केदारनाथ शैली। किसकी? जागेश्वर मंदिर की। इतनी बात उम्मीद है आपको समझ आ गई होगी। आज के लिए इतना ही, ठीक है। तो ये है 60 क्वेश्चन जो हिंदी और उत्तराखंड के मिला करके थे। अब जीएस को हम सॉल्व करेंगे और जीएस के साथ लेंगे एक्सप्लेनेशन का आनंद। चलिए, धन्यवाद, थैंक यू वेरी मच। चलिए, पहला क्वेश्चन है, आपको क्वेश्चन पढ़ना है और कोशिश करनी है कि आप जल्दी से आंसर क्लिक कर पाए, ठीक है। आपको बहुत ध्यान से करना है। शून्य अंश अक्षांश तथा शून्य अंश देशांतर अवस्थित है। इसका मतलब वो कह रहा है कि देखो 0 डिग्री जो लैटिट्यूड रेखा होती है, 0 डिग्री जो लैटिट्यूड होती है, और 0 डिग्री ही क्या, 0 डिग्री ही लॉन्गिट्यूड लाइन, लॉन्गिट्यूड जो लाइन होगी वो कहां से गुजरेगी, कहां पर अवस्थित होगी? अटलांटिक महासागर, आर्कटिक, हिंद महासागर, प्रशांत महासागर। अगर आपको थोड़ा भी आइडिया होगा तो आप इसमें बिल्कुल भी देरी नहीं लगाएंगे। 0 डिग्री लैटिट्यूड ये होगा और 0 डिग्री देशांतर ये होगा, इसे देशांतर कहा जाएगा। इस तरीके से मैच कहीं पर करेगी पृथ्वी के मध्य में, लगभग ऐसा मान लीजिए। अब अगर आप इसे देखेंगे तो जो हमारा एस साइज का जो महासागर है, जो कौन सा है, तो अटलांटिक महासागर है, और अटलांटिक महासागर पर ये देखने को मिलेगी, ठीक है। ये सबसे व्यस्तम महासागर भी होता है, अटलांटिक महासागर आप सभी जानते हैं, और सबसे बड़ा महासागर है पैसिफिक ओशियन। इसी तरह से हम आपको एक्सप्लेनेशन देते हुए चलेंगे और कोशिश करेंगे कि जल्द से जल्द आपको एक क्वेश्चन तो करा ही जाए, साथ में एक्स्ट्रा जानकारी भी आपको दे दी जाए। तो आपको ध्यान से पढ़ना है और चीजों को बड़े अच्छे से समझते हुए चलना है, नोट कर लेना है और पढ़िए, दोबारा से रिवाइज करिए पेपर से ठीक पहले हमारे साथ। निम्नलिखित में से कौन सा एक जल डमरू मध्य अंतरराष्ट्रीय तिथि रेखा, अंतरराष्ट्रीय, देखो अभी आपने 0 डिग्री देखा, अब आपको अंतरराष्ट्रीय तिथि रेखा बताई जाएगी, तो आपको ध्यान देनी है। एक रेखा होती है जिसे हम कहते हैं GMT, ग्रीन मीनविच टाइम। ग्रीन मीनविच टाइम 0 डिग्री अक्षांश रेखा है। कौन सी रेखा है? अक्षांश रेखा है, ठीक है। आपको ध्यान देना है, माफ कीजिएगा, अक्षांश रेखा नहीं, 0 डिग्री देशांतर रेखा है, ठीक है। 0 डिग्री देशांतर रेखा है जिसको आप लॉन्गिट्यूड कहते हैं, लॉन्गिट्यूड कहते हैं, ठीक है। इसी तरह से एक रेखा है जिसे इंटरनेशनल मैरीटाइम रेखा कहा जाता है, ठीक है। इंटरनेशनल मैरीटाइम रेखा कहा जाता है, या आप इसे कह दीजिए, अगला जो रेखा है वो है अंतरराष्ट्रीय तिथि रेखा, यानी कि इंटरनेशनल डेट लाइन, जिसके बारे में हम बात करने वाले हैं। अंतरराष्ट्रीय डेट लाइन को हम कहते हैं 180 डिग्री के बारे में कहा जाता है। 180 डिग्री जो पूरे गोले पर कुछ इस तरीके से है, ये 180 डिग्री है, ठीक है। वो किस महासागर से गुजरती है, कौन सा जल डमरू मध्य उसके सबसे करीब है? तो जो बेरिंग जल डमरू मध्य या बेरिंग जो जल संधि है वो अलास्का और रशिया के मध्य है, तो उसी से अंतरराष्ट्रीय तिथि रेखा गुजरती है। ये बात आपको आराम से समझनी है, क्वेश्चन प्यार से करना है, ज्योग्राफी के क्वेश्चन है। लावा के ठोस होने के फलस्वरूप पृथ्वी के अंदर निर्मित चट्टानों को कहते हैं, 4 ऑप्शन देखिए। क्वेश्चन है लावा के ठोस होने के फलस्वरूप जो पृथ्वी के अंदर निर्मित होगी उसको, उन चट्टानों को क्या कहा जाएगा? तो इसका आंसर हो जाएगा, देखिए अगर आप वॉल्केनिक कह रहे होंगे तो आप गलत हो जाएंगे, रूपांतरित आप नहीं कहेंगे, परतदार शायद आप कहने, लेकिन आप गलत हो जाएंगे। सही आंसर हो जाएगा प्लूटोनिक। देखो प्लूटोनिक जो चट्टाने होते हैं ना, ये इसका नाम क्या हो जाएगा? पतालीय चट्टाने भी इसको कहते हैं, पताल में चट्टाने। अब पताले लिखा होता है हिंदी में तो आसानी से कर लेते, लेकिन अंग्रेजी का यही वर्ड आता है बार बार, प्लूटोनिक चट्टाने, ठीक है। तो लावा का, अगर जो मैग्मा लावा है, अगर लावा आ गया है धरती के ऊपर तो उसे लावा कहा जाता है, जब वो धरती के अंदर जल रहा होता है तो उसे मैग्मा कहा जाता है। तो उसी से जो चट्टानों का निर्माण होता है उन्हें हम प्लूटोनिक कहते हैं। निम्नलिखित ज्वालामुखियों में से किसे भूमध्य सागर का प्रकाश स्तंभ कहा जाता है? प्रकाश स्तंभ, लाइट हाउस ऑफ द सी किसे कहा जाता है, किस ज्वालामुखी को कहा जाता है? ये क्वेश्चन है। पेली, एटना, स्ट्रोम्बोली और वेसुवियस में से आपको बताना है। ध्यान से समझना, जो एटना है वो है इटली में, वो इटली में है। स्ट्रोम्बोली भी आपको कहां मिलेगा? इटली में। विशुवियस भी आपको मिलेगा इटली में, ठीक है। अब पेली की बात है तो ये आपको फ्रांस के नजदीक मिलेगा, फ्रांस के आसपास मिलेगा। इस क्वेश्चन का जो आंसर है वो हो जाएगा स्ट्रोम्बोली। स्ट्रोम्बोली को भूमध्य सागर का, भूमध्य मेडिटेरियन सी का लाइट हाउस कहा जाता है। स्ट्रोम्बोली को, स्ट्रोम्बोली आपको याद रखना है, सिसिली द्वीप पे है, ये याद रखना है। मानव ने चंद्रमा पर पहला कदम कब रखा? आपको मालूम होगा। इस तरह से सवाल क्यों पूछे जा रहे हैं? तो भारत का चंद्रयान मिशन 1 और चंद्रयान मिशन 2,
ये दोनों बातें आपको याद रखनी है। जहां हम चंद्रयान मिशन की बात करें 2008 में, चंद्रयान 2 की बात करें तो 2019 में ये हुए हैं। तो हमने पूछा मानव ने चंद्रमा पर पहला कदम कब रखा, तो बच्चा इस बात को जानता है कि नील आर्मस्ट्रॉन्ग जैसे एक व्यक्ति थे। 1969 की बात है, अपोलो 11, क्या कहोगे, अपोलो 11 से वे गए थे। 3 लोग थे, उनमें से एक व्यक्ति थे नील आर्मस्ट्रॉन्ग और फिर थे एड्रिनल। ठीक है, अगला है मेघालय का पठार भाग है, पहले भी ये क्वेश्चन रखा गया है, ध्यान से आपको समझना है। जब हम भारत का भौतिक विभाजन करते हैं तो हम उसमें एक पार्ट लेते हैं जिसे हम कहते हैं, या यही समझ लो, जिसे हम कहते हैं हिमालय, बिल्कुल सही, पूर्वी घाट पर्वतों का प्रायद्वीपीय खंड और सतपुरा श्रेणी, ये भारत के बांटने के तरीके से एक पार्ट है। गंगा घाटी भी आप उसको बांटते हो, लेकिन यहां पर अगर देखा जाए हिमालय का पठार, भारत जो है हिमालय उत्तर में अगर हिमालय से बना हुआ है, दक्षिणी जो क्षेत्र है उसे हम प्रायद्वीपीय पठार कहते हैं, उसी का भाग है मेघालय का पठार। मालदा भ्रंश की वजह से ये अलग हो गया था, इसका आंसर हो जाएगा प्रायद्वीपीय खंड। आ रही है इतनी बात आपको समझ में? आगे चलते हैं। महादेव पहाड़ियां भाग हैं, महादेव पहाड़ियां किसका भाग हैं, तो देखो कुछ पहाड़ियां हैं, सतपुड़ा, महादेव, अमरकंटक, ये सारी चीजें हैं, तो ये कहां का भाग है, तो आप कह देंगे ये सतपुड़ा का भाग है, महादेव पहाड़ियां। आसानी से आपको याद रखना है, चीजें बड़ी आसान है, क्वेश्चन को करिए, बार बार समझिए, बार बार पढ़िए और जितनी ज्यादा हो सके उतनी ज्यादा प्रैक्टिस कीजिए। डेली क्वेश्चन आपको करते रहने हैं। अगला क्वेश्चन है, भारत के निम्नलिखित राज्यों में से कौन अभ्रक का सबसे बड़ा उत्पादक है, किसका पूछा है, अभ्रक का पूछा है। तो देखो यहां पर 4 ऑप्शन है, अभ्रक का बिल्कुल आसान आंसर है आंध्र प्रदेश हो जाएगा। क्या आप बता सकते हैं कि बॉक्साइट का सबसे बड़ा उत्पादक कौन है भारत में? ठीक है, आंसर हम ही बता दे रहे हैं, इसका आंसर है उड़ीसा। कौन है? उड़ीसा। इस तरह से जस्ता है, चांदी है, ये आपको ध्यान रखने हैं। बहुत सारी चीजें पूछी जाती हैं, कई बार पूछा जाता है सोना, कई बार पूछा जाता है हीरा की खान कहां पर है, तो छोटी छोटी बातें हैं। अगर बात करें तो कोयला आपको कहां मिलेगा, तो कोयला मिलेगा झारखंड में। राजस्थान की बात करें तो जो मैंने जस्ता और चांदी कहा है, जस्ता चांदी कहा है, तांबा कहा है, ये आपको ध्यान देना है, आपको मिल जाएंगी चीजें राजस्थान के पास। केंद्रीय विद्यालय कब स्थापित किए गए? देखो हमारे यहाँ जो पॉलिसी आई है जिसे आप कहते हैं न्यू एजुकेशन पॉलिसी जो आई है वो आई है 34 इयर्स के बाद। 34 इयर्स के बाद आ रही है बात समझ में? ऐसी ही पहली एजुकेशन पॉलिसी जो आई थी, ठीक है, थोड़ा सा पीछे चलते हैं और चीजों को फिर से समझते हैं। जो फर्स्ट एजुकेशन पॉलिसी आई थी, फर्स्ट एजुकेशन पॉलिसी जो आई थी, ठीक है, उसको कोठारी आयोग के कहने पर बनाया गया था। कोठारी आयोग के कहने पे बनाया गया था। लगभग 64 और 66 ड्यूरेशन की ये बात है। पहली एजुकेशन पॉलिसी कोठारी कमीशन की रिकमेंडेशन पे तैयार की गई थी। ठीक है, इंदिरा गांधी का ड्यूरेशन था। हम केंद्रीय विद्यालय की बात कर रहे हैं तो ध्यान देना 1963 में केंद्रीय विद्यालय स्टैब्लिश किए गए। देश भर में ये सवाल आता है तो आपको ध्यान देना है। अब एजुकेशन पॉलिसी से चाहे वो अंग्रेजों के जमाने की बात हो, क्वेश्चन आ सकता है क्योंकि सरकार 2017 में कस्तूरी रंगन एक समिति बनी और क्या हुआ भाई, न्यू एजुकेशन पॉलिसी आई हमारे देश में। ठीक है, अभी लागू होना बाकी है, उसका इंप्लीमेंटेशन देखेंगे कैसा होता है। भारतवर्ष में कितने प्रतिशत लोग गरीबी की रेखा के नीचे रहते हैं? पहले भी ये क्वेश्चन एग्जाम्स में आया हुआ है, फिर से आपको बता रहे हैं। एक कमीशन बना जिसे आप कहते हैं सचिन तेंदुलकर, माफ कीजिएगा सुरेश तेंदुलकर, है ना, वो भी तुले तेंदुलकर कमेटी है। अब सचिन निकल हो गया, पर आप उसे याद रखिए वो है सुरेश तेंदुलकर कमेटी। कब है सुरेश तेंदुलकर कमेटी? 2009 के आसपास, आप समझेंगे। ठीक है, ईयर को देख लेना। जो हमारा सुरेश तेंदुलकर कमेटी है उन्होंने क्या करा, 29.5 है ना, 2004 के आसपास ये कमेटी बनी थी। 29.5% लोगों को बताया कि वो क्या है भैया, वो गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन कर रहे हैं। आगे चलते हैं। कैशलेस लेन देन को बढ़ावा देने के लिए, कैशलेस जो लेन देन है उसको बढ़ावा देने के लिए भारत सरकार द्वारा किस समिति का गठन किया गया? 4 ऑप्शन आपके सामने हैं। आप सभी एक तारीख जानते होंगे जिसको कहा जाता है 8 नवंबर की। 8 नवंबर 2016 की वो रात जब आपके पुराने नोट आपसे अलग हो गए, बिछड़ गए और उनके दिल में एक दर्द रह गया। ठीक है, 8 नवंबर डीमोनेटाइजेशन या विमुद्रीकरण कहेंगे, डीमोनेटाइजेशन कहेंगे। 8 नवंबर 8 बजे रात को वो हादसा हुआ था। आंसर हो जाएगा नीरज कुमार गुप्ता एक कमेटी बनाई गई जिसको कहा गया कि भैया बताइए कि कैशलेस जो होता है कि बिना कैश के आप लेन देन कर पाए उसको कैसे बढ़ावा दिया जाएगा। आगे चलते हैं। भारतीय अर्थव्यवस्था में किस क्षेत्र का सकल घरेलू उत्पाद
जीडीपी, ठीक है, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। जीडीपी क्या होता है, मेरी ऑफलाइन क्लास में आपने मेरे से अच्छे से पढ़ा है। फिर से जब हम इस पे बात करेंगे तो हम आपको जरूर बताएंगे कि जीडीपी क्या होता है। अगर हम जीडीपी बताने लगे तो शायद आपको ये लेक्चर बहुत लंबा लगेगा, इसलिए ऐसा नहीं करेंगे। भारतीय अर्थव्यवस्था में किस क्षेत्र का योगदान सबसे ज्यादा होता है, ये पूछा गया है, तो सेवा क्षेत्र का है। डेफिनेट सी बात यह है, तो सेवा क्षेत्र का योगदान भारत की जीडीपी में क्या होता है, ऐसा समझिए कि जीडीपी एक वित्तीय वर्ष के अंदर देश के अंदर जो कुल उत्पादन होता है, कुल उत्पादन किसका, चाहे वो सेवाओं का हो चाहे वो वस्तुओं का हो, वही है उस देश की जीडीपी। कुल उत्पादन जो उस देश की घरेलू सीमा के कहां हो रहा है, अंदर हो रहा है, भीतर हो रहा है, ठीक है, ये इसकी डेफिनेशन भी होती है। आगे चलते हैं। राज्य की विधानसभा के सत्रवसान का आदेश किसके द्वारा दिया जाता है। देखो प्रोरोगेशन यहां पर अंग्रेजी में लिख दिया है, कई लोगों को दिक्कत होती है, तो समझो। हम बात कर रहे हैं राज्य की विधानसभा के सत्रावसान की, सत्र को समाप्त कर देना राज्य की विधानसभा की बात है, तो राज्यपाल की बात है, ठीक है। आपको मालूम होगा, अगर हम उत्तराखंड की बात करें तो यहाँ के जो राज्यपाल हैं, नाम है गुरमीत सिंह जी, ठीक है, गुरमीत सिंह जी, और इनका जो टाइटल है शायद वो कर्नल है या लेफ्टिनेंट है, तो ये देख लेना एक बार क्या है। ये कौन से नंबर के हैं, तो मेरे हिसाब से शायद ये 8वें नंबर के हैं, ठीक है, ये 8वें नंबर के हैं गुरमीत सिंह, तो राज्यपाल हैं, ये ध्यान रखना है, सत्रावसान इनके द्वारा किया जाता है। अगला क्वेश्चन है, विधान परिषद किसी साधारण विधेयक को निम्नलिखित में से किस अवधि तक रोक सकती है। तो ध्यान देना, जब हम स्टेट लेजिस्लेचर की बात करते हैं, किसकी बात करते हैं, स्टेट लेजिस्लेचर की बात करते हैं, तो इसमें 2 हाउस होते हैं, एक विधानसभा और एक विधान परिषद। इसी को आप कहते हो लेजिस्लेटिव असेंबली और लेजिस्लेटिव काउंसिल। क्या कहते हो, लेजिस्लेटिव असेंबली और लेजिस्लेटिव काउंसिल कहते हैं। तो देखो ये हर स्टेट में नहीं है, टोटल मिलाकर के अभी 6 ही स्टेट में है। नाम आप याद करें कि 6 स्टेट कौन कौन से ऐसे हैं जिनमें विधान परिषद है, ये ध्यान देना है, ठीक है। अब विधान परिषद है तो होता क्या है कि जब हमें कानून बनाना हो तो विधानसभा से भी पास कराना है और विधान परिषद से भी, तो विधान परिषद को राज्यसभा के बराबर पावर नहीं है कि कभी तक भी क्या करे, बिल रोक करके रख ले। तो विधान परिषद क्या करती है, विधान परिषद को मैक्सिमम 4 महीने का समय है, 4 महीने का समय है उसे पास करके बिल देना होगा। अगर मान लीजिए 3 महीने में, पहले 3 महीने में वो क्या करे, अगर 3 महीने उसने पास नहीं किया, अपने पास बिल रखा हुआ है, विधानसभा क्या करेगी, फिर से बिल पास करके देगी और अगले 1 महीने के अंदर इसे बिल पास करना होगा। अगर नहीं किया तो क्या होगा, बिल खुद ही स्वतः ही पास माना जाएगा। 4 माह मैक्सिमम अवधि होती है। भारत के किस राज्य में सर्वप्रथम महिला मुख्यमंत्री हुई है, किस राज्य की महिला मुख्यमंत्री हुई है, तो ध्यान देना, हम बात करते हैं, आप सबको मालूम होगा कि एक मुख्यमंत्री हैं, नाम है सुचेता कृपलानी। ये टाइम ड्यूरेशन है 1963 का, और बात है सबसे बड़े भारत के स्टेट उत्तर प्रदेश की, जिसके हालिया में अभी विधानसभा के चुनाव हुए हैं। तो योगी आदित्यनाथ वहां पर दूसरी बार मुख्यमंत्री बनेंगे। सुचेता कृपलानी 1963 आपको ध्यान देना है। आगे चलते हैं, वो बनी थी, ठीक है, मुख्यमंत्री बनी थी और यूपी की बनी थी। भारत में चलित न्यायालय, मोबाइल कोर्ट, देखिए कई नए क्वेश्चन लाए गए हैं, लेकिन ये नए आपके लिए हो सकते हैं। आपको ध्यान देना है कि प्रीवियस ईयर बेस्ड ये क्वेश्चन है और कभी ना कभी किसी ना किसी तरीके से पूछे गए हैं। मोबाइल कोर्ट किनका मानस पुत्र है, मतलब किनकी अवधारणा थी कि मोबाइल कोर्ट न्याय तक आसानी से पहुंच को बनाया जा सके, ये आपको ध्यान देना है। तो फिर से मेरी बात ध्यान से समझना, 4 ऑप्शन आपके सामने हैं। जैसे ही आप बात करेंगे भारत के सबसे प्रिय राष्ट्रपति, 11वें राष्ट्रपति कौन, डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम ने यह सोचा था कि मोबाइल कोर्ट होना चाहिए। 2007 की यह बात है, और हमारे उस समय केजी बालकृष्णन कौन थे, तो आप कहेंगे सर चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया थे। इन्हीं के टाइम ड्यूरेशन में क्या हुआ, इन्हीं के टाइम ड्यूरेशन में मोबाइल कोर्ट की अवधारणा आई थी। आगे चलते हैं, चीजों को समझते हैं। वे विषय जिन पर केंद्र व राज्य सरकारें दोनों कानून बना सकती हैं उल्लेखित हैं। ऐसे सब्जेक्ट भारत में आप समझेंगे, संघात्मक तौर पर भारत राज्यों का संघ है, और भारत में क्या किया है कि केंद्र व राज्य सरकारों दोनों कानून बना सकती हैं। ये कौन से उसमें रखे गए हैं ऐसे सब्जेक्ट, तो ऐसे सब्जेक्ट कहे जाते हैं कि समवर्ती सूची में ऐसे सब्जेक्ट्स को रखा गया है। एकदम क्लियर से आंसर लगा लो, क्वेश्चन नंबर 78 हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन भारतीय गणतंत्र का प्रमुख है। भारतीय गणतंत्र, भारत एक गणतंत्र है। भारत एक गणतंत्र क्यों है, आप 26 जनवरी मनाते हैं। अगर आपको नहीं पता कि आप 26 जनवरी क्यों मनाते हैं, तो जाइए वीडियो की प्लेलिस्ट में एक वीडियो देखिए जिसमें 26 जनवरी
को ही क्यों मनाई जाती है, गणतंत्र दिवस 26 जनवरी को ही क्यों मनाया जाता है, इस पर खूब डिटेल से चर्चा की गई है। भारत का राष्ट्रपति भारत का गणतंत्र का प्रमुख है और भारत एक गणतंत्र देश है। चलिए, राष्ट्रपति पर महाभियोग का आरोप, महाभियोग आप सभी जानते हैं, कहा गया आर्टिकल 61 कहता है कि संसद के किसी सदन द्वारा, किस सदन द्वारा लगाया जा सकता है, तो संसद के किस सदन द्वारा लगाया जा सकता है, आंसर है 61। संसद के किसी भी सदन द्वारा, संसद के किसी भी सदन द्वारा क्या करेंगे, हम राष्ट्रपति पर महाभियोग इंपीचमेंट लगा सकते हैं और इंपीचमेंट प्रोसेस से ही उसको हटाया जा सकता है। अगला क्वेश्चन हिस्ट्री से है, दिल्ली के किस सुल्तान ने सिकंदर सानी की मनोपाधि धारण की थी, सिकंदर सानी की थी, सिकंदर आप समझ गए होंगे और बहुत ही लड्डू क्वेश्चन है, लड्डू क्वेश्चन को आप आसानी से कर देंगे। नाम आएगा अलाउद्दीन खिलजी का। खिलजी डायनेस्टी की बात करें तो जब हम दिल्ली सल्तनत पढ़ते हैं उसमें 1200 से 1320 ईस्वी के बीच का एक टाइम पीरियड आता है जिसमें अलाउद्दीन खिलजी साहब का नाम आता है। मोहम्मद बिन तुगलक, एमबीटी की बात करें तो एमबीटी जाना जाता है सांकेतिक मुद्रा के लिए, किस लिए जाना जाता है, सांकेतिक मुद्रा के लिए जाना जाता है। अच्छा, सिकंदर लोदी जो था ये कविताएं लिखता था, कविताएं, तो गुलरुखी नाम से शायद ये कविताएं लिखता था, गुलरुखी नाम से क्या लिखता था, कविताएं लिखता था, कविताएं लिखता था गुलरुखी नाम से, याद रखिएगा। बलबन ने देवीय सिद्धांत को अपनाया था, देवीय सिद्धांत को अपनाया था, पैबोश प्रथा वगैरह स्टार्ट करी थी, तो ध्यान देना है। कामरूप में वैष्णव धर्म को लोकप्रिय बनाया, हिस्ट्री, एंशिएंट हिस्ट्री का क्वेश्चन है। कामरूप, सबसे पहले याद करो कामरूप किसे कहा जाता है, किस जगह का नाम कामरूप जाना जाता है, तो असम को जाना जाता है कामरूप नाम से। वहां पर वैष्णव धर्म को लोकप्रिय बनाया, किसने वैष्णव धर्म को बनाया, तो देखो ध्यान दो, नाम वैष्णव धर्म की बात है, शंकर देव, शंकर देव ने कामरूप को, असम में वैष्णव धर्म, असम में वैष्णव धर्म को बड़ा प्रसिद्ध बनाया। ये क्वेश्चन है, ध्यान देने हैं, ऐसे क्वेश्चन कई बार एग्जाम में आते हैं। मुगल काल में दरबारी भाषा थी, सभी जानते हैं। 1526 की एक भयानक लड़ाई और 1857 की एक भयानक लड़ाई से मुगल वंश चला और खत्म हुआ। 1526 की लड़ाई से आया, 1857 का महायुद्ध जब हुआ अंग्रेजों और भारतीयों के बीच में, तो 1857 के बाद बहादुर शाह जफर द्वितीय को भेज दिया गया। कहां भेज दिया गया, तो कहोगे रंगून भेज दिया गया। और उनकी दरबारी भाषा क्या थी, तो थी फारसी थी। क्या थी, फारसी, ये आपको याद रखना है। बक्सर के युद्ध के समय दिल्ली का शासक कौन था, बक्सर का युद्ध, तो सबसे पहले बक्सर याद करो, कहा जाएगा 1764। दिल्ली का शासक का मतलब है कौन, मुगल बादशाह। कौन था भाई, मुगल बादशाह कौन था, सवाल ये बताना है। तो जैसे ही आप शाह आलम द्वितीय की तरफ देखोगे आंसर बिल्कुल अलग हो जाएगा, क्योंकि 1764 की बात है, औरंगजेब तो 1707 से ही चले गए थे, ठीक है। तो 1764 की बात है, तो आपको ध्यान रखना है शाह आलम द्वितीय। महारानी विक्टोरिया को भारत की सामग्री या यूं कहो कि महारानी घोषित कब किया गया, नियुक्त किया गया, किस एक्ट से, तो एक एक्ट है 1870 एक्ट 76 का, इसे कहा जाता है रॉयल टाइटल, रॉयल टाइटल एक्ट। क्या कहा जाता है, रॉयल टाइटल एक्ट कहा जाता है 1876 का। फिर से पढ़ो और ये क्वेश्चन को याद कर लो। सहायक संधि को स्वीकार करने वाले पहला शासक था, सहायक संधि को पहला शासक जिसने स्वीकार किया था। देखो अब इसमें दो चीजें ध्यान से समझना, आपका ये क्वेश्चन गलत भी हो सकता है और सही भी हो सकता है, आपके हिसाब से ही मैं इसका आंसर बता के जाऊंगा, लेकिन आपको एक चीज क्लियर कर रहा हूं। अगर मैं कहूं, ध्यान से समझना जो बता रहा हूं, क्योंकि गलत हो जाओगे फिर। अभी आप घबराओ मत, अवध का नवाब बोला, आप सोचोगे सर ये तो गलत हो गया, समझना। देखो अगर हम बात करें पुर्तगालियों की, अगर हम बात करें पुर्तगालियों की, तो उन्होंने सबसे पहले क्या किया, उन्होंने डुप्ले साहब थे, उन्होंने सबसे पहले क्या किया कि जो सहायक संधि थी वो इंट्रोड्यूस करी 1765 के ड्यूरेशन में, 1765 के ड्यूरेशन में, और अवध को इस हिसाब से बनाया। आप कौन सी सहायक संधि याद रखते हो, आपको याद है वेलेजली की, और वेलेजली के हिसाब से आंसर है हैदराबाद, ठीक है। अगर ये पूछा जाता कि सबसे पहला शासक, जैसे कि ये बोला गया है क्वेश्चन, ठीक है, यहां पर अंग्रेजों की बात नहीं की गई है, तो देखो ये आंसर आपने, आयोग ने इसको अवध का नवाब कहा है। आयोग ने, आयोग कौन सा आयोग, तो यूपीपीएससी जो होता है, उत्तर प्रदेश लोक सेवा कमीशन, उसने अवध का नवाब माना है। मैं यहां पर आंसर हैदराबाद का नवाब आपके लिए कर दे रहा हूं, लेकिन मैंने आपको क्लियर कर दिया है कि आंसर क्या है। तो आंसर जो है, मैं यहां पर बी आंसर दे रहा हूं। क्या आंसर दे रहा हूं, बी आंसर दे रहा हूं। लेकिन मैंने आपको बताया कि अवध का नवाब अगर आप कनेक्ट करेंगे तो आप क्यों कनेक्ट करेंगे, तो आप कनेक्ट इसलिए करेंगे क्योंकि भैया पुर्तगालियों ने जब किया तो उन्होंने अवध को सबसे पहले सहायक संधि के हिसाब से घेरा, उसके बाद वेलेजली साहब आए, वेलेजली साहब सहायक संधि लेकर के अंग्रेजों की तरफ से, और हैदराबाद को उन्होंने कैप्चर किया उस हिसाब से, ठीक है।
पूना पैक्ट संबंधित है। सबसे पहले पूना पैक्ट बताओ जरा, तो आप कहोगे पूना पैक्ट तो 1932 की घटना है। अगर 1932 की घटना है तो क्या तुम्हें यह भी याद है कि गांधी और अंबेडकर जी का जिक्र आता है? बस क्वेश्चन यहीं पर खत्म हो जाएगा। क्या कर लोगे? कहोगे दलित वर्ग से संबंधित है। इतना आपको याद रखना है, पढ़ना है, तेजी से पढ़िए और खूब मेहनत करिए। जीएस बिल्कुल आसान होती है, कई बार लोगों को जीएस मुश्किल लगती है। भारत छोड़ो आंदोलन, भारत छोड़ो आंदोलन के समय इंग्लैंड के प्रधानमंत्री कौन थे? तुम कहोगे भारत छोड़ो आंदोलन कब हुआ था? तो याद करो 1942 का समय, अंग्रेजों भारत छोड़ो करो या मरो का नारा। इंग्लैंड के प्रधानमंत्री, इंग्लैंड के प्राइम मिनिस्टर कौन थे? तो कौन रहे होंगे? क्लेमेंट एटली थे उस समय पर इंग्लैंड के प्रधानमंत्री। ठीक है, चर्चिल की बात आती है तो जो दूसरा विश्व युद्ध स्टार्ट हुआ और बिल्कुल एकदम एंडिंग का समय था तो चर्चिल साहब थे, लेकिन उसके बाद जब 42 का टाइम था तो आंसर है क्लेमेंट एटली साहब थे। ठीक है, मैकडोनाल्ड कब थे? तो जो राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस हुई है ना, उस समय पर मैकडोनाल्ड रहे हैं, रैमजे मैकडोनाल्ड रहे। इन्होंने सांप्रदायिक पंचाट दिया है। भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम द इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट ब्रिटिश संसद द्वारा कब पारित किया गया? ब्रिटिश संसद द्वारा कब पारित किया गया? कौन सा एक्ट है? इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट है भैया। भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 47 जुलाई, जनवरी, अगस्त, ये क्वेश्चन है। आंसर आसान हो जाएगा, जुलाई 1947 को, जिसको 18 जुलाई के समय पारित कर दिया गया पूरी तरीके से। आगे आ जाओ, चीजों को समझो। ब्रिटिश हाउस ऑफ कॉमन्स का चुनाव जिस प्रथम भारतीय ने लड़ा था वह थे? आसान क्वेश्चन, लड्डू क्वेश्चन है। दादा भाई नौरोजी 1886 में लड़े लेकिन हार गए। फिर क्या हुआ? 1894 में शायद वो लड़े, 1894 में वो लड़े और वहां से जीते। उसके बाद कहानी हो गई आगे की शुरू। वो ब्रिटिश हाउस ऑफ कॉमन्स में चुनाव लड़ने वाले भी और जीतने वाले भी पहले भारतीय हो गए। भारत ने ऑपरेशन विजय किस देश के विरुद्ध चलाया था? ऑपरेशन विजय किस देश के विरुद्ध चलाया था? 4 ऑप्शन है, बांग्लादेश, पाकिस्तान, चीन, नेपाल। अभी हाल ही में आपने सुना होगा ऑपरेशन गंगा। ठीक है, ऑपरेशन गंगा चला है, तो आपको ध्यान रखना है ऐसे बहुत सारे ऑपरेशन है जो अलग अलग ड्यूरेशन में अलग अलग देश में चलाए गए हैं। बांग्लादेश, पाकिस्तान, चीन, नेपाल की बात है तो ऑपरेशन विजय की बात है तो याद करो कारगिल, और कारगिल ये दिल मांगे मोर, तो आपको याद आ जाएगा पाकिस्तान के साथ ये चलाया गया था। किसान दिवस मनाया जाता है कब? किसान दिवस मनाया जाता है तो किसानों ने खूब हंगामा मचाया है, आपको ध्यान रखना है इस बार, और इसी वजह से उनका जो फार्म बिल थे वो क्या हो गए? रिपील कर दिए गए, खत्म कर दिए गए चुनाव से ठीक पहले। तो देखो इसका आंसर हो जाएगा 23 दिसंबर। इसका आंसर हो जाएगा 23 दिसंबर। ठीक है, ये इसका आंसर हो जाएगा। चौधरी चरण सिंह आप याद रखेंगे। क्या नाम याद रखेंगे? चौधरी चरण सिंह। ठीक है, चौधरी चरण सिंह के जन्म दिवस पर 23 दिसंबर को किसान दिवस के रूप में मनाया जाता है। रूस की संसद को किस नाम से जाना जाता है? रूस की संसद को तो रूस लगातार न्यूज में है, रूस की समाचार एजेंसी तास कहा जाता है। ठीक है, राष्ट्रपति कौन है? व्लादिमीर पुतिन है। अब वहां का सवाल है कि भैया वहां की संसद को किस नाम से जाना जाता है? तो ड्यूमा कहा जाता है। याद करो और आगे बढ़ो। क्वेश्चन चीजें ऐसी होती हैं, करंट से रिलेटेड क्वेश्चन आते हैं एग्जाम में, तो हम भी पूरी कोशिश कर रहे हैं कि पेपर इस तरीके से बनाया जाए कि आपको ये जल्दी से जल्दी पता चल जाए। इंटरपोल का मुख्यालय कहां पर स्थित है? किसका? इंटरपोल का। इंटरनेशनल पुलिस कब बना था? 1923 में वियना कन्वेंशन के द्वारा इंटरपोल की स्थापना हुई थी। इसका जो हेडक्वार्टर है वो है पेरिस में। क्या? इंटरपोल पेरिस लुएन कभी कभी नाम आता है, ध्यान रखना है। दीन बंधु उपनाम किसे जाना जाता है? तो जितने भी उपनाम हैं सारे पढ़ लीजिए, याद कर लीजिए, बार बार अच्छे अच्छे उपनाम पूछे जाते हैं। तो आप में से कई लोगों ने चित्रंजन दास कहा होगा, जो कि बिल्कुल गलत हो जाएगा। सही आंसर है CF एंड्रयूज। क्या आंसर है? CF एंड्रयूज। चित्रंजन दास को देश बंधु कहते थे। कर्पूरी ठाकुर को जननायक कहते थे, जननायक। ठीक है, आप कहोगे लोकनायक, आपको याद आ रहा होगा, तो भैया लोकनायक तो किन्हें कहते हैं? लोकनायक कहते हैं JB कृपलानी को। ठीक है, आ रही है इतनी बात समझ में? फिर आ जाओ MS गोलवलकर को कहते हैं गुरुजी। क्या कहते हैं? गुरुजी। आप कहोगे गुरुदेव भी तो कहते हैं सर किसी को, तो गुरुदेव कहते हैं किसको? रविंद्रनाथ टैगोर जी को। किसको कहते हैं? रविंद्रनाथ टैगोर जी को। नोबेल कब मिला? 1913 में इनको नोबेल प्राइज मिला। आगे चलते हैं, चीजों को समझते हैं। रेमन मैग्सेसे पुरस्कार किस देश की सरकार द्वारा दिया जाता है? रेमन मैग्सेसे पुरस्कार तो 1957 में ये स्टैब्लिश किए गए, लेकिन दिए कब गए? दिए गए 1958 में। एशिया का नोबेल प्राइज इन्हें बोला जाता है और ये दिए जाते हैं फिलीपींस की गवर्नमेंट के द्वारा। किसके द्वारा? फिलीपींस की गवर्नमेंट के द्वारा ये दिए जाते हैं। तो आपको कनेक्ट करना है, मैं पूरी कोशिश कर रहा हूं कि आपको साथ साथ याद
करवाते चला जाए। याद रखो। आगे चलते हैं, रीजनिंग के कुछ सवाल अब देखने को मिलेंगे, ध्यान धैर्य बनाए रखो और ये सवाल भी तुम्हें याद हो जाएंगे। देखो सबसे पहले क्या करो, जिन बच्चों के ये कोडिंग डिकोडिंग जो नंबर की एकदम बारिश कर करके जाते हैं, अगर तुम्हें याद नहीं है तो देखो हमारे चैनल पे प्रांजल कर्नाटक सर की एक वीडियो है जिसको आप जानते हैं कोडिंग और डिकोडिंग के नाम से। वहां पे वो आपको एक ऐसे लड़की की कहानी सुनाएंगे जिसका नाम है आजाद। क्या है वो है आजाद बॉय। ठीक है, वो चिप्स खाता है, कोल्ड ड्रिंक पीता है और घूमते हुए जाता है इंडियन रेलवे में। उसी से वो आपको याद कराएंगे कि ए होता है 1, जेड होता है 26, बी होता है 2 और वाई होता है 25। आजाद बॉय क्या खाता है? क्रैक्स खाता है। ऐसी ही एक कहानी है। तो सी होता है 3 और एक्स होता है 24। ये आपको वो जब प्रॉपर वे में बताएंगे तो एबीसीडी आपको हो जाएगी याद। और जैसे ही आपको एबीसीडी याद हो जाएगी तो आप क्या कर सकते हैं भैया, ई 5 होता है, एच 8 और जे होता है 10, के होता है 11, एन होता है 14 और पी होता है 16। इसी तरह से अगर आगे आ जाओ और एस की बात करो तो एस होता है 19, वी होता है 22 और एक्स होता है 24। इतनी बात आ रही है समझ में? अब ध्यान देना, देखो अगर आपको थोड़ा सा तकलीफ होती है तो थोड़ी सी तकलीफ सा हो, लेकिन नंबर आएगा एकदम खराब। कैसे? देखो इसमें ये क्या बिंदु का क्या मतलब है, ये कह रहा है कि जो संबंध इसका इसके साथ है वही रिलेशन इसका इसके साथ होगा, ये कहा गया है। तो देखो बस ये देख लो कि ये 5 से 11 कैसे बनेगा, 8 से 14 कैसे बनेगा, 10 से 16 कैसे बनेगा, वैसे ही यहां पर भी बनाते जाओ। तो देखो 5 से 11 बनाना है 6 ऐड कर दो, 8 से 14 बनाना है तो 6 ऐड कर दो, 10 से 16 बनाना है तो भी 6 ऐड कर दो, और कुछ नहीं है, 6 ऐड कर दो। तो जैसे ही 19 में आओगे 6 ऐड करोगे तो कहोगे 25, 22 में आओगे 6 ऐड करोगे तो कहोगे 28, बिल्कुल सही। और अगर ऐसे ही 24 और 6 करोगे तो आ जाओगे 30। अब आप कहोगे सर ए और जेड, तो ए तो होता है 1, जेड होता है 26, उसके आगे क्या करें, तो फिर से एक ए लिखो और 27 कर लो, बी को भी आगे बढ़ा दो, उतने ही नंबर आगे बढ़ाते जाओ, फिर से काउंटिंग स्टार्ट कर दो और ए बी सी डी को भी 27, 28, 29, 30 के हिसाब से काउंट कर लो। तो ध्यान से देखो, जो ये 25 है, अगर हमने इसको बढ़ा दिया है 25, तो 25 किसका नंबर होता है, तो y का नंबर होता है 25। ठीक है, y का नंबर होता है 25, यही हमने कहा। 28 की अगर बात करें तो देखो हमें जाना पड़ेगा b की तरफ, और 30 की हमें बात करें तो 26 और 4 होता है 30 और 4 होता है d, तो y b d हो गया इसका आंसर। आगे चलते हैं, दिए गए विकल्पों में से विषम संख्या को चुनना है। यह आपको बताता है कि आपको अंकों का कितना ज्ञान है। तो अंकों की भी एक सीरीज है, एक चैप्टर तो कम से कम मैथ्स का देख ही लो, वैसे तो 10 देखो लेकिन एक तो देख ही लो। उसे कहा जाता है नंबर सिस्टम। नंबर सिस्टम संख्याओं का ज्ञान। कहा जाता है कि कुछ संख्याएं सम संख्या होती है, कुछ विषम होती हैं, कुछ अभाज्य होती हैं। ये संख्याएं सामान्य मान लो ऐसा एग्जांपल के लिए, ठीक है, ये होती है सम विषम अभाज्य। तो यहां पर भी उन्हीं ज्ञान से आपको क्वेश्चन मिला हुआ है। 23, 37, 29 ऐसी संख्याएं जो हैं अभाज्य संख्याएं, वे संख्याएं जो या तो खुद के नंबर से खुद से डिवाइड होंगी या होंगी किससे, या होंगी 1 से डिवाइड, या होंगी 1 से होंगी डिवाइड। भैया 1 से होंगी डिवाइड। तो देखो 23, 37 वो संख्याएं जो अभाज्य हैं, मतलब तीनों एक जैसी अभाज्य, किसी और नंबर से नहीं कटेगी, या तो 1 से कटेगी या कटेगी फिर खुद से ही। लेकिन 33 एक प्यारा सा नंबर जो कह रहा है मुझे 3 से भी काट लो, 1 से भी और 11 से भी काट लो, इससे ज्यादा और क्या लोगे। और 33 से भी कटेगा और 33 से भी कटेगा, तो आंसर क्या हो जाएगा 33, डी हो जाएगा 98 का। आगे चलते हैं, फिर से समझते हैं क्वेश्चन। फिर से ऐसा ही है, नंबरों का खेल है सारा का सारा। तुम्हें प्यारे बच्चों 25 तक वर्ग याद होने चाहिए। बच्चा बच्चा ये वर्ग याद करता है, इसको वर्ग स्क्वायर कहा जाता है। 25 तक तो कर लो, मजाक में ही हो जाते हैं। पहाड़ याद कर लो, 15-20 तक याद हो जाते हैं। मेमोरी भी अच्छी होती है जब आप नंबर्स के साथ खेलते हो। तो देखो 5 का स्क्वायर करोगे तो स्क्वायर नहीं, 5 का कर लो क्यूब, 5 का क्यूब करोगे 125, 6 का करोगे 216। ठीक है, ये दिखती हैं चीजें। फिर एक कम कर लो तो 124, एक कम कर लो तो 215, आंसर हो जाएगा। ये हो गए 99 सवाल। इन्हीं बेहतरीन, ऐसे ही बेहतरीन सवालों के साथ हमारे साथ जुड़े रहें। टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन करें, जिसको हम कहते हैं पाठशाला ऋषिकेश। क्या कहते हैं? पाठशाला ऋषिकेश कहते हैं, पाठशाला ऋषिकेश ग्रुप सी। यहां पर रात को होती है क्विज, रात को 9:30 बजे डेली उत्तराखंड के क्वेश्चंस यहां पर आपको करने को मिलते हैं। 20 से 25 वो क्वेश्चन होते हैं, प्लस आपको इसी में हर सैटरडे को मिलेगा एक प्रैक्टिस सेट 100 क्वेश्चन का। घर पे अटेम्प्ट कीजिए, उसके बाद यहां पर एक्सप्लेनेशन के साथ देखिए आंसर की। IBM, अगर मैं गलत नहीं हूं तो शायद ये 1911 के आसपास स्टैब्लिश की गई थी, और इंटरनेशनल बिजनेस मशीन इसका फुल फॉर्म होता है। ये थे वो बेहतरीन सवाल जो आपको एग्जाम ओरिएंटेड लगेंगे। ऐसे ही नहीं उठा करके दे
लीजिए कि कुछ भी दे दो, भयानक पेपर बच्चों के सामने ले आओ, ये भयानक नहीं है, बेसिक है जो क्लास में हमारे यहाँ पढ़ाया जाता है। चैनल को सब्सक्राइब करें, फेसबुक में, इंस्टाग्राम में, टेलीग्राम में और यूट्यूब पे पाठशाला ऋषिकेश को फॉलो करें। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच।